Hello friends, this is AP sir. I welcome you all once again on my YouTube channel AP sir English. Friends, we are going to proceed the steno previous year paper solution. कल तक हम लोगों ने 45 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग प्रोसीड करेंगे 46 से और स्टार्ट करेंगे क्लोज टेस्ट से। अब क्लोज टेस्ट के बारे में मैंने पहले ही वीडियो में बता रखा है कुछ बातें। इसके बारे में मैंने कुछ ट्रिक्स भी बता रखी हैं आपको, कुछ शॉर्ट मेथड्स भी बता रखे हैं और कॉन्सेप्ट तो आपके क्लियर होने ही चाहिए। मैं हर बार कॉन्सेप्ट पर एम्फेसाइज इसलिए करता हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट ही आपको आगे तक ले जाएगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करेगा इंग्लिश की। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, चीज़ों को समझना आपको पता है, इंग्लिश कैसे अंडरस्टैंड की जाए, हर एक वर्ड की मीनिंग आपको निकालना या कन्वे करना आ रहा है। ज़रूरी नहीं कि आपको वर्ड पता ही हो, लेकिन उसकी मीनिंग आप कन्वे कर पा रहे हैं, निकाल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, ये आपके लिए होना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं क्लोज टेस्ट से। कह रहा है कि इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड। कुछ वर्ड्स इनमें डिलीट कर दिए गए, यानी कि ऑप्शन आपको फिल करना है अप्रोप्रिएट ऑप्शन के साथ और मीनिंग भी आए, सेंस भी आए, जो भी आपका पैसेज है। तो मैंने पैसेज के बारे में पहले ही बता रखा है कि जब भी आप क्लोज टेस्ट सॉल्व करें तो पहले क्या करें, उसे कंप्लीट पढ़ लें, है ना। बोलते हैं ना, रीड द पैसेज विथ केयरफुली। तो उसका मतलब यही होता है कि आप पैसेज को ध्यानपूर्वक अगर पढ़ेंगे और उसको कोशिश करेंगे समझने की, ट्राई टू अंडरस्टैंड और समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप समझ पाएंगे कि उस पैसेज की टोन क्या है और वो एक्चुअल में किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। उसकी टोन क्या है, हार्श है या फिर पैथेटिक है या फिर कैसी है, वो पता कर पाएंगे। टेंस क्या है, कैसा है, वो पता कर पाएंगे। तो पैसेज को एक बार ज़रूर पढ़ा करें। बहुत से लोग होते हैं पढ़ते नहीं हैं, पहले से स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं ऑप्शन फिल करना। हाँ, ये उन लोगों के लिए ठीक है जिनकी इंग्लिश काफ़ी हद तक ठीक है और उनके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं, तो उन लोगों के लिए ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छे नहीं इंग्लिश में, ठीक है, बहुत अच्छे नहीं, लेकिन आप एक्यूरेसी भी चाह रहे हैं, तो एक्यूरेसी के लिए मैं कहूँगा आप कितने भी अच्छे इंग्लिश में क्यों ना हो, आप एक बार पैसेज को ऐसे ही पढ़ लें बिना ऑप्शन फिल किए हुए, तो आपको उससे आइडिया जल्दी मिल जाएगा और आप जल्दी आंसर दे पाएंगे। स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि एंगर इज़ द मोस्ट डेंजरस डैश। एंगर इज़ द मोस्ट डेंजरस डैश एज वी लूज कंट्रोल ऑफ। अब देखो, हम किस चीज़ का लूज कंट्रोल कर देते हैं, किस चीज़ का, व्हेन इन इट्स ग्रिप्स। अब मैं तो एक बार इसको पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं आंसर फिल करना शुरू करता हूँ। एंगर इज़ द मोस्ट डेंजरस। अब देखो आंसर तो यहाँ पर दे रखा है। अब आपको पता ना एंगर क्या है, गुस्सा क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी वो नाउन जिसे आप टच नहीं कर सकते हो, सिर्फ फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। पेन जैसे दर्द, अब दर्द को टच नहीं किया जा सकता है ना, सिर्फ महसूस किया जा सकता है उस टाइप से। तो अब्स्ट्रैक्ट एक इमोशन है, फीलिंग है। अब जाहिर सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ये एंगर के बारे में बहुत बार बताऊँ आपको कि ये इमोशन ही क्यों है, फीलिंग ही क्यों है, ये सब आपको पता है। तो एंगर इज़ द मोस्ट डेंजरस। अब ऑब्जर्वेशन होगा क्या, नज़रिया होगा किसी चीज़ का, ऑब्जर्वेशन तो नहीं होगा। क्या इमोशन तो बिल्कुल है, इमोशन ही होगा आंसर जो दे रखा है। फैक्ट क्या, कोई फैक्ट होता है एंगर, फैक्ट नहीं होता है। और फोर्थ ऑप्शन में इल्यूजन, भ्रम। एंगर क्या भ्रम है, नहीं, एंगर भ्रम नहीं है। एंगर इज़ द मोस्ट डेंजरस इमोशन, फीलिंग है एक, जो बहुत से लोगों में आती है। तो एंगर इज़ द मोस्ट डेंजरस इमोशन एज वी लूज कंट्रोल ऑफ, जैसे कि हम अपना कंट्रोल खो देते हैं। व्हेन इन इट्स ग्रिप, जब इसकी पकड़ में आते हैं। व्हेन इन इट्स ग्रिप, जब उसकी पकड़ में आते हैं। तो अब हमारा जो सेकंड नंबर है, यानी फर्स्ट नंबर का जो आंसर हमारा होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। इमोशन इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर हेयर। एंगर इज़ द मोस्ट डेंजरस इमोशन। कोई खास ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप हर किसी को पता है एंगर एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये एक फीलिंग है, इमोशन है। तो इमोशन ही यहाँ पर बेटर ऑप्शन होगा हमारा। एंगर इज़ द मोस्ट डेंजरस इमोशन एज वी लूज कंट्रोल ऑफ, एज वी लूज कंट्रोल ऑफ डैश। अब देखो सेकंड नंबर ऑप्शन में क्या होगा हमारा, वो भी नेक्स्ट 48 में 47 में। एज वी लूज कंट्रोल ऑफ किसका, जैसे ही हम इसकी पकड़ में आते हैं, यानी जैसे भी हमारे अंदर गुस्सा आता है वैसे ही हम अपने आप को क्या कर देते हैं, खो देते हैं, अपने आप ने अपना कंट्रोल खो देते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, गुस्से में इंसान बहुत कुछ कर बैठता है और बाद में जब गुस्सा ठंडा हो जाता है तो बोलते हैं ये गलत हुआ।
तो उस टाइप से बोलते हैं ना, अपना कंट्रोल खो दिया उन्होंने, अपना खुद का कंट्रोल खो देना। और खुद के कंट्रोल करने के लिए क्या लगाएंगे, आर सेल्फ लगाएंगे। अच्छा, आर सेल्फ ही क्यों लगाएंगे यहाँ पर, योर सेल्फ भी तो खुद का बता रहा है ना, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो योर सेल्फ इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमें वी प्रोनाउन दे रखा है, और वी का जो और सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो और सेल्फ होता है, आर सेल्फ्स। तो वी के लिए हम और सेल्फ लगाएंगे। अगर कोई कहे कि योर सेल्फ क्यों नहीं लगाएंगे, तो यो सिर्फ यू के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर किसी एक पर्सन के बारे में बात भी नहीं की जा रही है, ये भी एक पॉइंट है। तो यहाँ पर भी ऑलरेडी चूँकि हमें प्रोनाउन मिल चुका है, तो उसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा वो और सेल्फ्स लगेगा। तो एंगर इज़ द मोस्ट डेंजरस इमोशन एज वी लूज कंट्रोल ऑफ आर सेल्फ्स वन इन इट्स ग्रिप, जब भी इसकी पकड़ में आते हैं, जब भी इसकी पकड़ में आते हैं, किसकी, एंगर की, यानी गुस्से की। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है, द डैश ऑफ सच बिहेवियर कैन बी सीवियर। अब देखो, द डैश ऑफ सच बिहेवियर कैन बी सीवियर, अब आगे पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कि द डैश ऑफ सच बिहेवियर, द डैश ऑफ सच बिहेवियर कैन बी सीवियर, सीवियर मतलब घातक हो सकता है, यानी कि ऐसे बिहेवियर, यानी द डैश ऑफ सच बिहेवियर कैन बी सीवियर। अब क्या, किस चीज़, कौन सी चीज़ घातक हो सकती है, एंगर की जाहिर सी बात है, गुस्से के जो रिजल्ट होंगे, जो कॉन्सिक्वेंस होंगे, बिल्कुल जो कॉन्सिक्वेंस होगा, यानी गुस्से में आपने जो कुछ कर दिया होगा उसके जो रिजल्ट होंगे वो बहुत ही घातक होते हैं, सीवियर हो सकते हैं, कैन भी दे रखा है यहाँ पर, कैन बी तो यहाँ पर बेटा ऑप्शन आपका है, आप बेहद आसानी है पैसेज, मुझे लगता है इससे आसान तो पैसेज और होगा नहीं कोई, इसमें पैसेज बहुत ही आसान है और चिर परिचित है आपका। आप डेली अगर न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो बिल्कुल कहीं ना कहीं मिलता रहता है, ऐसे आर्टिकल आते रहते हैं। तो क्या लिखा है, द डैश ऑफ सच बिहेवियर। आप देखो, द डैश ऑफ सच बिहेवियर, इस ऐसे बिहेवियर, ऐसे व्यवहार के क्या चीज़ घातक हो सकते हैं, जी बिल्कुल आपके परिणाम घातक हो सकते हैं। परिणाम के लिए हमारे पास जो आंसर है उससे 3rd नंबर है, कॉन्सिक्वेंसेस। व्हाट डू मीन बाय कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स होता है इफेक्ट्स, रिजल्ट्स, आउटकम्स, इसे बोलते हो आप, तो परिणाम बोलते हैं। सोर्सेज जानते हो, सोर्स जो स्रोत होता है, बिगिनिंग यानी स्टार्टिंग, शुरुआत। रूट जानते हो, रूट जो होती है, जो मेन होती है वो, तो यहाँ पर ना तो रूट लगेगा, ना ही सोर्सेज लगेगा, ना ही बिगिनिंग लगेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा कॉन्सिक्वेंसेज होगा। यानी गुस्से के जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जो परिणाम होते हैं, वो सीवियर हो सकते हैं, घातक हो सकते हैं। द फर्स्ट, मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49 में, द फर्स्ट डैश ऑफ एंगर इज़ दैट हार्श वर्ड्स। अब देखो, द फर्स्ट डैश ऑफ एंगर इज़ दैट, द फर्स्ट डैश ऑफ एंगर। अब गुस्से का सबसे पहला क्या हो सकता है, सीक्वल हो सकता है। सीक्वल जानते हो किसी चीज़ को बोलते हैं, सीक्वल यानी कि आप समझिए आसान तरीके से, जैसे एक मूवी का पार्ट बना और फिर उसका सीक्वल आ गया, उसे बोलते हैं सीक्वल, यानी एक के बाद दूसरा कोई चीज़ आए उसे सीक्वल बोलते हैं। कंक्लूजन तो समझते हो, कंक्लूजन नहीं है, ओरिजिन भी समझते हो किसी चीज़ की उत्पत्ति, तो उत्पत्ति की भी बात नहीं कर रहा है यहाँ पर। द फर्स्ट उत्पत्ति नहीं, द फर्स्ट ओरिजिन ऑफ एंगर ऐसा तो नहीं है, द फर्स्ट आउटकम ऑफ एंगर, बिल्कुल सर। जो गुस्से का सब पहला रिजल्ट जो होगा, वो परिणाम होगा, वो क्या होगा, दैट हार्श वर्ड्स, वो कठिन वर्ड्स, यानी वो सख्त वर्ड्स जो आप गुस्से में बोलते हो। हार्श वर्ड मतलब कि जैसे अब्यूजिव वर्ड्स हो सकते हैं, इसमें आ जाएंगे इस टाइप से। तो कर्स वर्ड भी आप इसे बोल सकते हो। तो द फर्स्ट आउटकम, बिल्कुल आउटकम मीन्स क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस, इफेक्ट, रिजल्ट। द फर्स्ट आउटकम ऑफ एंगर इज दैट हार्श वर्ड्स में। अब देखो, में यहाँ पर आया है, जैसी बात है मोडाल है, तो इसके बाद जो वो आएगी वर्ब की वी1 फॉर्म आएगी, मे डैश द अदर पर्सन डीपली। अब मे डैश द अदर पर्सन डीपली क्या होगा, आपके जो गुस्से में बोले गए शब्द दूसरे इंसान को क्या कर सकते हैं, जाहिर सी बात है उसे कुछ प्रभावित टाइप का ही करेंगे। हमें मीनिंग अंदर से निकल के आ रही, कुछ ऐसे ही होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि द फर्स्ट आउटकम ऑफ एंगर इज़ दैट हार्श वर्ड्स में। अब देखो यहाँ पर क्या टच करेगा, टच द पर्सन डीपली नहीं, में इन्वॉल्व शामिल करेगा नहीं, अफेक्ट प्रभावित करेगा, इंटरेस्ट तो बिल्कुल नहीं, रुचि थोड़ा ना पैदा करेगा। आप गुस्से में किसी वर्ड को गाली दोगे तो क्या उसके अंदर कोई इंटरेस्ट आएगा, ऐसा तो नहीं है। तो जाहिर सी बात है उसको प्रभावित करेगा किसी न किसी तरीके से। तो क्या कह रहा है, द फर्स्ट आउटकम ऑफ एंगर इज़ दैट हार्श वर्ड्स मे अफेक्ट, बिल्कुल मे अफेक्ट द पर्सन डीपली। मैनी रिलेशनशिप्स आर अफेक्टेड, बहुत सारे रिलेशनशिप्स जो होते हैं, जो बहुत सारे हमारे संबंध होते हैं, रिश्ते होते हैं, वो अफेक्टेड हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं किससे,
बिकॉज ऑफ एंगर, गुस्से से, तो केवल और महज गुस्से से, यानी अगर आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है तो बहुत सारे रिलेशंस और बहुत सारे संबंध आपके प्रभावित हो जाते हैं, महज और सिर्फ गुस्से की वजह से, उस गुस्से की वजह से। अगर आपने गुस्से पे कंट्रोल कर लिया होता सही समय पर तो बहुत सारे रिलेशंस और बहुत सारे संबंध जो है आपके वो प्रभावित होने से बच जाते, यानी बने रहते। तो बहुत सारे रिलेशंस जो होते हैं, बहुत सारे संबंध जो होते हैं वो गुस्से में टूट जाते हैं, गुस्से में लोग गलत कदम उठा लेते हैं और फिर बाद में पछताना होता है। उस टाइप से सेंटेंस कह रहा है कि मेनी रिलेशनशिप्स आर अफेक्टेड, बहुत सारे रिलेशनशिप्स जो हैं वो प्रभावित हो जाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ एंगर। बिल्कुल ओनली आएगा, बिल्कुल यहाँ पर मैंने पहले से पढ़ रखा है इसलिए मेरे दिमाग में आ भी गया था आंसर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मेनी रिलेशनशिप्स आर अफेक्टेड, बहुत सारे। अब अगर मैं ग्रामर की बात करूँ तो मेनी रिलेशनशिप्स और प्लूरल है तो आर सही है। मेनी रिलेशनशिप्स आर अफेक्टेड, प्रभावित हो जाते हैं, किससे प्रभावित हो जाते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ एंगर, महज गुस्से की वजह से। बिल्कुल, अगर आपने गुस्सा किया, आपके अंदर गुस्सा है और आपके सामने वाले के अंदर भी गुस्सा है तो जाहिर सी बात है उनके रिलेशंस ही खराब होंगे। एक इंसान को गुस्सा आता है, दूसरे के इंसान को गुस्सा ना आए तो शायद रिलेशंस बच जाए, क्योंकि एक वो गलती किया भी होगा और नहीं भी किया होगा, अगर उसके अंदर गुस्सा नहीं है तो फिर वो रिलेशन बचा लेगा अपना। लेकिन दोनों एक जैसे होंगे तो फिर जाहिर सी बात है दरारें बढ़ेंगी और सिचुएशन और भी ख़राब होगी। तो व्हेन रिलेशनशिप्स आर अफेक्टेड ओनली बिकॉज ऑफ एंगर, यानी मेनी रिलेशनशिप्स आर अफेक्टेड, बहुत सारे रिलेशनशिप प्रभावित हो जाते हैं, किससे, ओनली महज गुस्से की वजह से। विच मे कॉज, जो क्या कारण बन सकते हैं, विच मे कॉज वॉट एंड हैट्रेड। अब आपको पता ना एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, हैट्रेड अगर लिखा है नफरत तो उससे के पहले भी कोई नेगेटिव वर्ड दे रखा होगा। अब नेगेटिव वर्ड दे रखा देखते हैं। अच्छा, इसके आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन 51 के ऑप्शन देख लेते हैं, ओनली को छोड़कर बाकी सारे ऑप्शन देख लेते हैं। स्पार्सली का मतलब होता है कम, जॉब रिले। प्रेसियसली मतलब कीमती है, ऐसा तो नहीं है। फेयरलेसली मतलब निर्भीक, ऐसा यहाँ पर कोई मीनिंग ही नहीं दे रहा है। ऑप्शन भी सही से प्लेस नहीं किए गए यहाँ पर। विच मे कॉज, देखें विच मे कॉज 7 में क्या करना है, विच मे कॉज रिफ्ट एंड हैटर्ड होगा, एग्रीमेंट एंड हैटर। बिल्कुल एग्रीमेंट और हैटर्ड तो करते ही हो ही नहीं सकता, क्योंकि एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सेम टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच को कन्वे करता है, कैरी करता है। तो हैटर्ड अगर नेगेटिव है, यानी कि हैटर मतलब क्या, नफरत, जो नफरत और क्या दरार पैदा कर सकता है, जो नफरत और दरार पैदा कर सकता है। रिफ्ट मीन्स क्या होती है, दरार, तो नफरत और दरार ही पैदा करेगा क्या, एंगर, गुस्सा। और इसी की वजह से बहुत सारे रिलेशनशिप जो होते हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। आज की सोसाइटी में, आज के ज़माने में तो यही हो रहा है ना। तो इस चीज़ को देखते हैं। कंटिन्यूएशन जानते हो ना, निरंतरता जिसकी बोलते हैं। कॉर्डियलिटी तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हैटेड नेगेटिव वर्ड है और कॉर्डियलिटी तो पॉजिटिव वर्ड है। कॉर्डियलिटी मतलब कॉर्डियल से बना है, कॉर्डियल मतलब बहुत ही मैत्रीपूर्ण संबंध, बहुत ही दोस्ताना संबंध, अच्छे संबंध जिसे बोलते हो, ग्रेट रेपो, तो उस टाइप का। तो कॉर्डियलिटी तो बिल्कुल भी नहीं होगा यहाँ पर, कॉर्डियलिटी बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है और हेटेड जो है वो नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड ही होना चाहिए यहाँ पर, रिफ्ट, दरार। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 में, जो कि होगा हमारा 53rd। व्हाट आर वी, अब देखो व्हाट आर वी डैश फ्रॉम एंगर, व्हाट आर वी डैश फ्रॉम एंगर। अब देखिए यहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव है, गुस्से से हम क्या, गुस्से से हम क्या कलेक्टिंग कर रहे हैं। कलेक्ट जानते हो चीज़ों का कब करते हैं, कलेक्ट मतलब कोई चीज़ कहीं बिखरी पड़ी हो उसे कलेक्ट करना होता है। सोर्सिंग मतलब उद्गम स्थान होता है। गेनिंग मतलब प्राप्त करना होता है। इनलिस्टिंग मतलब छांटना होता है। अब इस चीज़ को समझिएगा, व्हाट आर वी कलेक्टिंग फ्रॉम एंगर, एंगर कोई चीज़ बिखरा थोड़ा ना है, वहाँ से कुछ बिखर गया तो वो कलेक्ट कर रहा हूँ। सोर्स कोई उद्गम स्थान भी नहीं है। गेनिंग, हाँ मुझे क्या मिल रहा है, व्हाट आर वी गेटिंग, या फिर व्हाट वी आर गेनिंग, बिल्कुल मुझे वहाँ से क्या मिल रहा है, फ्रॉम एंगर, यानी गुस्से से क्या मिल रहा है, नथिंग, कुछ भी नहीं। व्हाट आर वी गेनिंग फ्रॉम एंगर, इंट्रोगेटिव है, पूछा जा रहा है कि गुस्से से क्या मिल रहा है, फिर आंसर में लिखा है नथिंग, कुछ भी नहीं। इट कैन डिस्टर्ब द पीपल, इट प्रोनाउन किसके लिए आया है, एंगर के लिए आया है, गुस्से के लिए। इट कैन डिस्टर्ब द पीपल, ये केवल और केवल लोगों को डिस्टर्ब करता है, ये केवल और केवल क्या करेगा, लोगों को डिस्टर्ब कर सकता है। इट कैन डिस्टर्ब द पीपल। 9 में बढ़ते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इट कैन
डिस्टर्ब द पीपल। अब देखो 9 नंबर में यू अब लिखा है, अब समझिएगा जरा सेंटेंस को। इट हमारा सब्जेक्ट हो गया, कैन हेल्पिंग वर्ब हो गई, डिस्टर्ब मेन वर्ब हो गई, डिस्टर्ब हुम द पीपल इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, किस वर्ब का, डिस्टर्ब वर्ब का। तो जो बाकी बचा है यू, यू प्रोनाउन है यहाँ पर। अब या हमें पता है ना यू प्रोनाउन है, तो इस पीपल के साथ इस यू को जोड़ने के लिए हमें कोई ना कोई, जोड़ने के लिए तो नहीं, रिलेट करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया। अगर मैं कहूँ इट कैन डिस्टर्ब द पीपल, तो सेंटेंस तो कंप्लीट हो गया। अब जो ये यू वर्ड है, इस यू वर्ड को रिलेट करने के लिए पीपल के साथ इस यू वर्ड को रिलेट करने के लिए एक रिलेटिव बताने वाला वर्ड लगाएंगे, यानी एक ऐसा वर्ड जो रिलेशन बताता हो। और रिलेशन कौन बताता है, सिर्फ वो सिर्फ प्रपोजिशन बताता है। तो हमें चीज़ें पता चल गई कि यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज होगा, कोई ना कोई प्रपोजिशन यूज होगा, जैसी बात है। तो इट कैन डिस्टर्ब द पीपल, ये और सिर्फ डिस्टर्ब कर सकता है उन लोगों को जो आपके आसपास हैं, यानी गुस्सा आप अपने आसपास लोगों से ही दिखाओगे और ये उन्हीं लोगों को प्रभावित करेगा। और बहुत सारे रिलेशनशिप जो होते हैं इसी वजह से प्रभावित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अधर में रह जाते हैं, इस टाइप से बोल सकते हैं। तो इट कैन डिस्टर्ब द पीपल अराउंड यू, अराउंड यू मतलब कि आपके आसपास। ओवरव्यू, एबव से नहीं बोलेंगे, ओवर यू नहीं बोलेंगे। एबव और ओवर का मतलब क्या होता है, ना यहाँ पर एबव लगाएंगे, ना ही यहाँ पर हम ओवर लगाएंगे, क्योंकि आपको पता ना एबव का, अगर आपसे पूछें एबव का एंटोनिम क्या होगा, तो एबव का एंटोनिम आप बोलेंगे बिलो होगा, ओवर का एंटोनिम क्या होगा, अंडर होगा, ऐसे बोलेंगे आप। इस पर मैंने चर्चा कर रखा हूँ, चलिए इस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इस लास्ट वीडियो में मैंने इससे पहले शायद किसी वीडियो में पढ़ाते ही समय आपको चर्चा किया था और डिटेल में बताया था इसको। आगे देखते हैं इनकम्पासिंग मतलब क्या होता है। इनकम्पासिंग मतलब ना, एक तो होता है इसका मतलब सराउंडिंग, आपके आसपास के एरिया। दूसरा होता है काज टू टेक प्लेस, कोई किसी चीज़ का कारण होना या होने के लिए किसी चीज़ का कारण होना, उस टाइप से बोलेंगे। तो यहाँ पर जो क्या कह रहा है कि इट कैन डिस्टर्ब द पीपल अराउंड यू, जो आपके आसपास लोग हैं उन्हीं को डिस्टर्ब कर सकता है। एंगर में बिकम, और गुस्सा हो सकता है योर बिगेस्ट वीकनेस, सबसे बड़ी कमजोरी आपकी। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है वो अपने आप गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और वही सबसे बड़ी उनकी कमजोरी होती है। कहते नहीं, एंगर में बिकम योर बिगेस्ट वीकनेस, सबसे बड़ी कमजोरी आपकी हो सकती है। एंड यू मे बी, और आप हो सकते हो क्या, यू मे बी अदर्स टू टेक एडवांटेज ऑफ इट, और आपके इस वीकनेस की वजह से दूसरे लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं या उठा सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे मीनिंग दे रहा है ना, उठा पाएंगे या उठा सकते हैं। तो एंगर मे बिकम योर बिगेस्ट वीकनेस एंड यू मे बी, अब यू मे बी, अब क्या करोगे आप, जाहिर सी बात है आपके अंदर गुस्सा है, आप अपने आप गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो अब जाहिर से दूसरे लोगों को आप अलाउ कर रहे हो कि आप मेरा फ़ायदा उठाओ, इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, तो वो क्या हो जाएगा, अलाउिंग हो जाएगा। यहाँ पर बेहतर ऑप्शन दे रखा है और कोई ऑप्शन यहाँ पर मिल नहीं रहा है। प्रोहिबिटिंग बिल्कुल नहीं, मना करने वाला, स्टॉपिंग रोकने वाला, फोर्सिंग जबरन करने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वह लाफिंग होगा। मुझे लगता है बेहद आसान और इजी था पैसेज क्लोज टेस्ट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 56 में। फिफ्टी सिक्स भी हमारा वैसे जो क्लोज टेस्ट है वो इसी बारे में है, इसको मैंने पढ़ा नहीं है, चलो पढ़ लेते हैं, एक सेकंड लगेगा। मैरिजेस, बर्थडे सेलिब्रेशंस, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स एंड मैनी सिमिलर इवेंट्स लेआउट तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। लेआउट मीन्स होता है खाका तैयार करना बेसिकली किसी चीज़ का, तो लेआउट होते हैं उसे बोलते हैं। मल्टी कोर्स फीस्ट मतलब जो होते हैं ना, जहाँ पर जैसे खाना तैयार किया जाता है, भोजनालय जैसे बोलते हो बड़ा, उसे वहाँ पर बोलते हैं मल्टी कोर्स फीस्ट। विथ प्लेंटी ऑफ स्टार्टर्स, स्टार्टर्स समझते हो ना, जो खाने के बाद जो आपको मिठाई के रूप में मिलता है उसे बोलते हैं स्टार्टर्स। फॉलोड बाय द मेन कोर्स, और मेन कोर्स के साथ साथ, ये तो आपने कभी रेस्टोरेंट आप गए हो तो वहाँ पर लिखा होता है स्टार्टर्स एंड मेन कोर्स। लेटर बाद में, ऑफ फूड गेट डम्प्ड इनटू डस्टबिन्स। अब देखो यहाँ पर हमें कुछ फूड के बारे में बात की जा रही है, जो शादियों, बारातों और सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में बात की जाती है, वहाँ पर मेन कोर्स की बात की जा रही है और वहाँ पर स्टार्टर की बात की जा रही है। फिर जो बचा खाना है उसे डस्टबिन में डाल दिया जा रहा है, कुछ इसी तरह बात की जा रही है। ऑफ इट्स वैल्यू टू द हंगरी पीपल पुअर, सॉरी, और ये उन गरीब लोगों के बारे में भी कुछ कनेक्ट कर रहा है। मोस्ट सच गैदरिंग्स सर्व बफे, अच्छा ऐसे बहुत सारी जो गैदरिंग्स होती हैं जो
जहाँ पर ये सम्मेलन होते हैं वो बुफे सर्व करते हैं। द डैश फूड वेस्टेज इज मोर व्हेन पीपल हेल्प देमसेल्व्स, और ऐसा वेस्टेज बढ़ जाता है कब, जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, कुछ ऐसे मीनिंग दे रहा है, या स्वयं की मदद करते हैं, यानी जब स्वयं बहुत ज़्यादा अपने आप को भाव देते हैं तब ऐसे फूड को ज़्यादा वेस्टेज होता है, कुछ ऐसा मीनिंग दे रहा है। और ये हमारे इंडिया में तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर कहते नहीं कि अमीरी और गरीबी में बहुत बड़ी खाई बढ़ गई है। और आफ्टर कोरोना, पोस्ट कोविड तो बहुत ही ज़्यादा, ऐसा तो WHO ने भी बोल दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है दे डैश मोर देन व्हाट दे कैन ईट। अब देखो, दे डैश मोर देन व्हाट दे कैन ईट ओनली टू वेस्ट द डैश। अब जाहिर सी बात है, शादी बारातों में हम लोग क्या करते हैं, खाना तो इतना ले लेते हैं जितना हम खा भी नहीं पाएंगे, और बाकी फिर बचेगा क्या, जो बचेगा उसे फिर डस्टबिन में डाल देंगे, और डस्टबिन में अगर आपने फेंक दिया तो कूड़ा करकट में चला गया, यानी बेकार गया। सिमिलर वेस्टेज इज सीन व्हेन हॉस्टल्स सर्व। अब इसी टाइप का वेस्टेज आप कभी देखते हो जब आप किसी होटल में जाते हो ब्रेकफास्ट या बुफे के लिए, वहाँ पर भी वेर एवर फूड इज़ फ्री, जहाँ कहीं भी फूड, यानी अब देखो ये बात आ गई, जैसे भंडारे की बात आई है। भंडारे को क्या बोलते हैं, कम्युनिटी किचन बोलते हैं। भंडारा वैसे तो इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश में आप बोल सकते हो भंडारा, लेकिन उसके लिए बेहतर वर्ड है कम्युनिटी किचन। तो वेर एवर फूड इज़ फ्री, जहाँ कहीं फूड फ्री होता है, यानी जहाँ कहीं भंडारा होता है, एंड डैश प्लेंटी, और बहुत ज़्यादा, अधिकता, प्लेंटी बोलते हैं ना, अधिकता, पीपल टेक मोर, लोग लेते हैं ज़्यादा। दोज फॉर्चुनेट टू हैव, और वो कुछ किस्मती होते हैं ऐसे। फूड फॉरगेट द प्लाइट ऑफ दोज हु डू नॉट हैव, यानी कि कुछ ऐसे किस्मती हैं जिनको ऐसा खाना मिल जाता है, कुछ और वो भूल जाते हैं, उन लोगों को भूल जाते हैं जिनको खाना नसीब नहीं होता है। और आपको पता ना इंडिया की प्लाइट कंडीशन, बहुत ही पैथेटिक कंडीशन, कितने ज़्यादा लोग भुखमरी से तबाह हैं, परेशान हैं। अपने इंडिया को छोड़ो, बहुत सारे ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ पर लोग मिट्टी की रोटी बना के खा रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़ में पढ़ा था, कोई देश था, शायद केन्या था, या ऐसे कोई आसपास का कंट्री था, जहाँ पर लोग मिट्टी की रोटी बना के खा रहे हैं। इतने ज़्यादा भुखमरी है। तो चीज़ों को समझिए। अब हमेशा मैं कहता रहता हूँ, अब फूड जो हो गया या फिर वाटर हो गया, इनको हमेशा बचा के रखिए, ना वेस्ट करें, मतलब भर का यूज करें। आगे लिखा है वेस्ट दोज हु डू नॉट हैव डैश टू ईट, और जिनके पास खाने के लिए नहीं। मिलियंस ऑफ पीपल डाई ऑफ मलन्यूट्रिशन, लाखों करोड़ों लोग मर रहे हैं, किससे मर रहे हैं, मलन्यूट्रिशन से, कुपोषण से, एंड हंगर, और भुखमरी से, इन इंडिया, भारत के। यानी भारत की ये पैथेटिक कंडीशन के बारे में पूरा का पूरा पैसेज बहुत ही वेल तरीके से डिस्क्राइब किया गया है कि कैसे किसी शादी बारात में, इंडियन वेडिंग्स में या कॉन्फ्रेंसेज में या सेमिनार्स में खाने का कैसी बर्बादी हो रही है, उस टाइप से डिस्क्राइब किया गया है। मुझे लगता है काफ़ी हद तक और काफ़ी नॉलेजेबल पैसेज है, क्लोज टेस्ट है। बहुत अच्छा लगेगा इस क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने में, ऐसे क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने में, और होना भी चाहिए। ये चीज़ें पढ़ने से आपको थोड़ा सा नॉलेज और थोड़ा सा दिमाग आपका खुलेगा। सेंटेंस को देखते हैं। क्या है सेंटेंस में, मैरिजेस, बर्थडे सेलिब्रेशंस, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स एंड मैनी सिमिलर इवेंट्स ले आउट व्हाट, ले आउट क्या चीज़ को बनाते हैं, तैयार करते हैं। अब जाहिर सी बात है, लैविश, शानदार होगी। लैविश मतलब ना बहुत ही शान शौकत वाला, उसे बोलते हैं। इनसफिशिएंट की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही। इनसफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ सफिशिएंट ना हो। सफिशिएंट मतलब जो चीज़ पर्याप्त ना हो, पर्याप्त मतलब अपर्याप्त, यानी इनसफिशिएंट का हिंदी मीनिंग अपर्याप्त हो जाएगा, सफिशिएंट का हिंदी मीनिंग पर्याप्त हो जाएगा। इंसिपिड का मतलब होता है फीका, तो यहाँ पर फीका होगा तो कोई बात ही नहीं की जा रही है। स्कार्स का मतलब होता है कमी, तो कमी की बात ही नहीं हो रही। अगर कमी होती तो फूड वेस्टेज क्यों होता, क्योंकि वहाँ पर तो कमी थी ही नहीं, वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा थी, अधिकता थी। प्लेंटी वर्ड भी हमको मिला कहीं देखने को, बिल्कुल। तो हमें तो ये पता चल गया कि यहाँ पर तो कमी थी नहीं। देखो, हमने पैसेज पूरा पढ़ा और पैसेज के माध्यम से हमने ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। हमें इस चीज़ को पता चल गया कि ये सारे वर्ड्स तो हो ही नहीं सकते। अब हमें ऑप्शन एक ही दे रखा है कि ऑप्शन नंबर लेविश इज गोइंग टू बी और करेक्ट ऑप्शन। मैंने पैसेज को आपके सामने और आपके साथ ही पढ़ा, आपने बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, तो इस चीज़ को समझिएगा, है ना। तो पैसेज पढ़ने का यही एक फ़ायदा है कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे बेहतर तरीके से और आंसर दे पाएंगे। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, लेविश। लेविश इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी योर आंसर हेयर। 56। मूविंग ऑन नेक्स्ट 57 में कह रहा है कि अब देखो, बहुत ही लेविश तरीके से लेआउट किया गया। मल्टी कोर्स फेयर्स भी हैं वहाँ पर, प्लेंटी ऑफ स्टार्टर्स भी हैं, और उसके साथ साथ मेन कोर्स भी है। बाद में क्या हुआ, लेटर मीन्स बाद में
हाँ, टाइम के लिए बाद में, ये टाइम वाला लेटर है, LATER लेटर, टाइम वाला। तो बाद में क्या हुआ, बाद में डैश ऑफ फूड गेट डम्प्ड इनटू डस्टबिन्स। अब देखो बाद में क्या होता है, बहुत सारा प्लेंटी ऑफ फूड तैयार किया गया, उसका खाका भी बनाया गया, हर चीज़ की सर्व भी की जा रही है, लेकिन बाद में जो बचा हुआ फूड है उसको क्या किया गया, कह रहा लेटर डैश ऑफ फूड गेट डम्प्ड इनटू डस्टबिन्स। अब देखो डस्टबिन में क्या दिया गया, अब देखो यहाँ पर समझिएगा फूड के लिए क्या लगाएंगे। अब देखिए सारे जो वर्ड्स हैं, स्टैक्स का भी मतलब होता है सेम, बंचेज का भी मतलब वही होता है, माउंट्स का भी मतलब वही होता है, मासेस का भी मतलब होता है, बस इनमें क्या, इनके यूसेज में डिफरेंस है और ये एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं। स्टैक्स का भी मतलब होता है जमा वाला, स्टैक्स का मतलब होता है ना गट्ठा, जैसे बोलते हैं गट्ठड़, गट्ठड़ हो सकता है किसी चीज़ का, गट्ठड़ हो सकता है किताबों का, हो सकता है कोई भी चीज़ का गट्ठड़ हो सकता है, ढेर जिसे बोलते हो आप, तो उस टाइप से बोल सकते हो आप गट्ठड़, ढेर, पाइल जैसे बोल सकते हो, PILE पाइल, तो इस टाइप से। बंचेस का मतलब क्या था, बंचेस जानते हो ना, गुच्छा होता है, बंचेस ऑफ कीज, इस टाइप से। माउंट्स क्या होता है, माउंट्स यानी कि समझिएगा, माउंट्स का मतलब होता है मिट्टी का टीला, यानी कि ऐसा चीज़ जो बड़ा टीला बन जाए, या फिर कोई ऐसा पदार्थ बड़ी मात्रा में ढेर हो जाए जो खाने पीने से रिलेटेड होता है, उसे माउंट्स बोलते हैं। मासेस का मतलब होता है लार्ज ग्रुप, तो मासेस तो यहाँ पर एलिमिनेट हो गया, बंचेस भी यहाँ पर एलिमिनेट हो गया, क्योंकि फूड के लिए आप स्टैक लगाओगे या माउंट्स लगाओगे। अब स्टैक तो बेसिकली हम किताबों के लिए लगाते हैं, अगर माउंट्स वर्ड ना दे रखा होता तो आप स्टैक लगा सकते थे, जमा वाला ढेर, लेकिन क्या होता है माउंट्स यहाँ पर लगाएंगे, बिल्कुल माउंट्स इज गोइंग टू बी योर बेटर ऑप्शन हियर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, माउंट्स ऑफ फूड गेट डम्प्ड इनटू डस्टबिन्स। अब बहुत ज़्यादा जो फूड होता है वो डस्टबिन में डाल दिया जाता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर फूड वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रही है। कहाँ पर, ये जो पार्टी सेमिनार्स हैं इनमें। अब फिर लिखा है थर्ड नंबर में, डैश ऑफ इट्स वैल्यू टू द हंगरी पुअर। अब देखो डैश ऑफ इट्स वैल्यू, किसकी वैल्यू, ये इट्स जो आया है किसके लिए आया है, इट्स जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है यहाँ पर, ये किसके लिए है, ये है हमारा फूड के लिए, क्योंकि फूड सिंगुलर है ना, तो इट्स उसके लिए है। तो द डैश ऑफ इट्स वैल्यू टू द हंगरी पुअर, जो हंगरी पुअर हैं, गरीब बेचारे भूखे लोग हैं, उनको, अब देखो उनके लिए क्या है यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन देखेंगे तभी मीनिंग निकल पे आएगी। हाँ, ऑप्शन नंबर कह रहा है कि कॉन्शियस, मतलब सचेत हैं, इस चीज़ को जानते हुए कि गरीब लोगों को, बहुत ज़्यादा गरीब, उनके लिए क्या वैल्यू हो सकती है इस खाने की, मतलब इस खाने की क्या वैल्यू हो सकती है जो खाना डस्टबिन में फेंका जा रहा है, इस खाने को जानते हुए सचेत, पूरी तरह सचेत है, नहीं सचेत तो नहीं है, अगर सचेत होते तो फेंकते क्यों, यानी इनको जानकारी नहीं। इनअटेंटिव, इनअटेंटिव मतलब कि अनभिज्ञ है, अटेंटिव मीन्स ज्ञान, अनअटेंटिव अनभिज्ञ, केयरफुल मतलब सावधान है, अनमाइंडफुल, अनमाइंडफुल मतलब क्या होता है, बेफिक्र है। हाँ, बेफिक्र यहाँ पर बेटर वर्ड है, अगर यहाँ पर ना होता तो इनअटेंटिव वर्ड यहाँ पर हो सकता था, इनअटेंटिव वर्ड हो सकता था, लेकिन इनअटेंटिव वर्ड का बेसिकली सिनोनिम जो होता है वो केयरलेस होता है, तो बेटर ऑप्शन जो हो जाएगा वो अनमाइंडफुल हो जाएगा, बेफिक्र है। यानी कि जो फूड इन्होंने जो डस्टबिन में फेंक रहे हैं, उस फूड को, उस फूड की कीमत गरीबों के लिए क्या है, इसकी कीमत से वो बेखबर हैं, इसकी कीमत से वो बेखबर हैं कि वो फूड गरीबों के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, जो लोग हंगरी हैं। यहाँ पर इंडिया की बात की जा रही है। मोस्ट सच गैदरिंग्स सर्व बूफे, ऐसी बहुत सारी गैदरिंग है जो बूफे को सर्व करती हैं, बिल्कुल ये बात सही कह रहा है, आजकल तो यही पार्ट में चलन चल रहा है। द डैश ऑफ फूड वेस्टेज इज़ मोर व्हेन पीपल हेल्प देमसेल्फ। अब देखो द डैश ऑफ फूड वेस्टेज इज़ मोर, ऐसा फूड वेस्टेज ज़्यादा तब होता है जब पीपल हेल्प देमसेल्फ, लोग दूसरे को, लोग कहते हैं खुद की मदद करते हैं, मतलब ऐसा क्या मीनिंग दे रहा है, द डैश ऑफ फूड वेस्टेज इज मोर व्हेन पीपल हेल्प देमसेल्फ, इसका मतलब क्या निकल, इसका मतलब यही निकल के आ रहा है कि आप फूड वेस्टेज तभी ज़्यादा करते हो जो आप गेन, मतलब बहुत ज़्यादा लेते हो, खाते जितना हो उतना तो नहीं लेते हो, उससे ज़्यादा लेते हो, उस टाइप से मीनिंग दे रहा है। तो फोर्थ नंबर में जो आंसर जो होगा वो होगा आपका द टेंडेंसी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक फॉर हो द टेंडेंसी ऑफ फूड वेस्टेज इज मोर। देखो जो प्रवृत्ति होती है फूड वेस्टेज की वो ज़्यादा तब हो जाती है पीपल हेल्प देमसेल्व्स, इस चीज़ को देखिएगा। इंटरेस्ट, रुचि, वर्चू, गुण, बायस, पक्षपात, ऐसा कुछ नहीं है, टेंडेंसी प्रवृत्ति हो जाएगी। फिर फूड वेस्टेज की प्रवृत्ति तब ज़्यादा हो जाती है पीपल हेल्प देमसेल्व्स के बारे में बात की जा रही है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दे 5, यानी कि 5 में 60 में, दे डैश मोर देन व्हाट दे कैन ईट ओनली टू वेस्ट द। अब देखो दे डैश व्हाट दे कैन,
इसी को समझिएगा। दे डैश मोर देन व्हाट दे कैन ईट ओनली टू वेस्ट। अब आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, वो उतना ज़्यादा ले लेते हैं जितना वो खा भी नहीं पाते हैं, यानी कि अपनी ज़रूरत से ज़्यादा वो अपने थाली में परोस लेते हैं, इस टाइप को बोल सकते हैं। तो डिस्कार्ड यानी फेंक देना, प्लक मीन्स तोड़ना होता है, टेक मीन्स ग्रहण करना लेना, असेंबल मीन्स इकट्ठा करना। तो असेंबल की भी बात नहीं की जा रही है यहाँ पर, टेक बड़ा आसानी से आंसर हो जाएगा। टेक इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं इसमें। दैट दे टेक मोर देन व्हाट दे कैन ईट ओनली टू वेस्ट द, ओनली टू वेस्ट है, केवल और केवल उनको वेस्ट करना है, ओनली टू वेस्ट द। अब देखो वेस्ट द क्या हो जाएगा, जो बचेगा, जाहिर सी बात है जो बचेगा वही तो होगा। हाँ, एक्सेस, अधिकता जो होगी, यानी एक्सेस जो अधिकता होगी। ओवरलोड मतलब ज़्यादा, जो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाना। ओवरलोड तो नहीं मीनिंग यहाँ पर देगा। प्लेंटी मीन्स अधिकता होती। अच्छा, ये चारों के चारों एक दूसरे के सिनोनिम है। मैं क्या करता हूँ एक कि इन चारों को मैं किसी सेपरेट वीडियो में बता देता हूँ कि इन चारों में डिफरेंस क्या है, प्लेंटी और प्रोफ्यूजन की। ये क्योंकि ये चारों एक दूसरे के सिनोनिम है। ओवरलोड, एक्सेस, प्लेंटी, प्रोफ्यूजन, इन चारों का मतलब होता है, यानी इन सारे के सारे को मतलब है अधिकता, बहुत ज़्यादा। तो इनका कोई एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, इनमें डिफरेंस क्या है। फिलहाल आंसर यहाँ पर जो होगा एक्सेस हो जाएगा, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को लेते हैं उसे एक्सेस बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर एक्सेस में 61 में, यानी ऑप्शन नंबर 6 में आपका जो आंसर होगा वो एक्सेस होगा। दे टेक मोर देन व्हाट दे कैन ईट ओनली टू वेस्ट द एक्सेस। सिमिलर वेस्टेज इज सीन, और सेम टाइप का वेस्टेज जो है वो देखा जाता है व्हेन होटल्स सर्व, जब होटल सर्व करते हैं व्हाट, क्या सर्व करते हैं, ब्रेकफास्ट बुफे। डैश 7 में नंबर देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक। 7 में कह रहा है कि अब देखो कह रहा है कि सिमिलर वेस्टेज सीन, इस टाइप का सेम वेस्टेज देखा जाता है कहाँ पर, वन होटल सर्व। अब देखो ब्रेकफास्ट बुफे, वॉलंटरी, मतलब वॉलंटरी अगर हो तो फिर तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो मन में आए वो आपको जो खाना हो पसंद हो वो आप खा लोगे उठा के। लेकिन यहाँ पर वॉलंटरी तो ऐसा कोई है, ऑप्शनल भी ऐसा नहीं है कि आप ये ना खाओ तो ये खा लो, ये ना खाओ ये खाओ। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि फूड वेस्टेज तब ज़्यादा हो जाता है जब वो चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री हो जाती है। समझ रहे हो ना, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब समझ आ रहा है यहाँ पर। हाँ, तो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो व्हेन द होटल्स सर्व कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट बुफे, तभी ज़्यादा हो जाएगा, मैंडेटरी नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री। हाँ, वेरेवर फूड इज़ फ्री, जहाँ कहीं भी फूड भी जो होता है वो खाना जहाँ कहीं फ्री होता है। एंड डैश प्लेंटी, एंड डैश प्लेंटी मतलब, हाँ जल्दी कर दे रहा हूँ। एंड डैश प्लेंटी, देखो एंड डैश इन प्लेंटी, बिल्कुल सही। और अधिकता में जो होता है, बिल्कुल आसान आसान सा ऑप्शन है, फिल इन द ब्लैंक है। यहाँ पर प्रपोजिशन का यूज किया जाएगा। इन प्लेंटी, फॉर प्लेंटी, बाय प्लेंटी, ऑफ प्लेंटी नहीं होगा, इन प्लेंटी यानी अधिकता में। अधिकता में वेरेवर फूड इज़ फ्री, जहाँ कहीं भी फूड जो होता है फ्री होता है। एंड इन प्लेंटी, और अधिकता में होता है। पीपल टेक मोर, और लोग ज़्यादा लेते हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये एक बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, और लोग ऐसा करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। दोज फॉर्चुनेट टू हैव, और वो किस्मती कुछ होते हैं जो ऐसा डैश फूड फॉर फूड। देखो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। दोज फॉर्चुनेट टू हैव सरप्लस फूड फॉरगेट द प्लाइट ऑफ दोज हू डू नॉट हैव। अब देखो जो है वो लोग फॉर्चुनेट होते हैं जिनके पास सरप्लस फूड होता है, लेकिन वो उनकी पीड़ा को भूल जाते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं खाने के लिए है। तो इमेंस नहीं होगा। अब देखो इमेंस, इनार्मस और सुपरफ्लस। सुपरफ्लुअस तो आप समझते हो, झिझले तरीके से, ऊपर ही ऊपर तरीके से। सरप्लस अधिकता होती, इमेंस मीन्स होता है विशाल, इनॉर्मस मीन्स होता है भी विशाल। लेकिन इमेंस जो लगता है किसके लिए, अधिक, अत्यधिक के लिए। अत्यधिक यानी कि आपकी कोई चीज़ अब्स्ट्रैक्ट काइंड ऑफ है। इमेंस पावर हो सकती है इस टाइप से। और इनॉर्मस किसी फिजिकल के लिए लगता है, विशाल, इससे हाथी का शरीर इनॉर्मस होता है इस टाइप से। तो डिफरेंस है इनमें सब में। सरप्लस मीन्स अधिकता होती है यहाँ पर। हु डू नॉट हैव डैश 10 नंबर में देखते हैं क्लोज टेस्ट में। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक 10 नंबर। हु डू नॉट हैव डैश टू एट। अब जाहिर सी बात है एनफ टू एट, पर्याप्त, जिनके पास कुछ भी नहीं है, पर्याप्त खाने के लिए भी नहीं है, आप उनकी प्लाइट को यानी उनकी पीड़ा को नहीं समझते हो। सुइटेबल, इक्वल और क्वांटिटी काफ़ी नहीं है इस ऑप्शन के लिए, यानी अच्छे नहीं है, मतलब फिट नहीं है।
मिलियंस ऑफ पीपल डाई ऑफ malnutrition, लाखों लोग जो है वो malnutrition की वजह से मर रहे हैं, क्या मर जाते हैं सॉरी, एंड हंगर इन इंडिया, और भूखमरी की वजह से, यानी लाखों लोग जो है वो malnutrition और हंगर की वजह से इंडिया में मर जाते हैं। ये इंडिया की प्लाइट की बात है, यानी इंडिया की पीड़ा की, इंडिया की दुख की बात है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 2 मिनट का। थैंक यू स्टूडेंट्स। चलिए आगे मूव करते हैं। अब थोड़ा रिलैक्स वे में करेंगे क्वेश्चन। 66 नंबर देख लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब देखो हमें डायरेक्ट फॉर्म देखना है इसकी, और हमें इनडायरेक्ट फॉर्म दे रखी होगी। द पुलिसमैन टोल्ड द टूरिस्ट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैड टू स्टैब्लिश हिज आइडेंटिटी। अब दे हैड टू दे रखा है, जाहिर सी बात है यहाँ पर हैज़ टू या हैव टू आया होगा। अब हैज़ टू हैव टू हम देख लेते हैं कहाँ पर है। हैज़ टू हैव टू में अब देखो पहले में तो हैज़ हैव टू है ही नहीं, पहला एलिमिनेट कर दिया। सेकंड में चलिए, सेकंड में आंसर इन्होंने दे रखा है, आगे देखते हैं। थर्ड में क्यों गलती है? थर्ड में दे रखा है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एस्टेब्लिश हिज आइडेंटिटी। अब वी हैव टू एस्टेब्लिश हिज आइडेंटिटी क्या रहा है यहाँ पर? दे यूज होगा पुलिसमैन के अकॉर्डिंग, वी नहीं लगाएंगे, दे लगाएंगे तो यहाँ पर फिर क्या होना चाहिए हमारे पास? विल तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ऑप्शन नंबर में एक चीज़ गलती है यहाँ पर। क्या गलती है यहाँ पर? इन्होंने हिज चेंज नहीं किया है, यानी कि जो गिवन सेंटेंस है द पुलिस टोल्ड द टूरिस्ट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैड टू एस्टेब्लिश हिज आइडेंटिटी, तो थर्ड नंबर में हिज आइडेंटिटी को हिज आइडेंटिटी एज इट इज़ रख दिया गया है, जो कि गलत हो जाएगा। फोर्थ नंबर में क्या गलती है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई को इन्होंने वी को आई कर दिया, ऐसे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ इसलिए गलत हो गया क्योंकि वहाँ पर फिट नहीं है। पहला तो ग्रामेटिकली रॉन्ग है, और सेकंड ऑप्शन इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। द पुलिसमैन सेड टू द टूरिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एस्टेब्लिश योर आइडेंटिटी। काफ़ी अच्छा सेंटेंस है, कई प्रोनाउन है, कई चेंज होंगे। अब देखिए योर जो हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है जो चेंज होगा एज पर दी ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो होता है वो टूरिस्ट यहाँ पर है। तो टूरिस्ट जो कि अब देखो नॉन जो जेंडर जिनका डिस्क्राइब नहीं होता है, मेंशन नहीं होता है, तो उन्हें हम मैस्कुलिन जेंडर कंसिडर कर लेते हैं। इसलिए योर जो बदलेगा वो टूरिस्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। टूरिस्ट को मैंने मैस्कुलिन माना, तो मैस्कुलिन के अकॉर्डिंग टूरिस्ट जो सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए फिर यहाँ पर हिज आ जाएगा, जो कि गिवन सेंटेंस में हिज दे रखा है, 100% सही हो जाएगा। प्रूफ हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में करेक्ट सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अगेन आई आस्क्ड माय ब्रदर इफ़ ही हैड विजिटेड हिज फ्रेंड हु वॉज इन द हॉस्पिटल। अब देखो इफ़ ही हैड विजिटेड यानी कि हमारा जाहिर सी बात है ये यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट रहा होगा, हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि इफ़ और वेदर की क्लॉज जो आती है वो हेल्पिंग वर्ब से जब बनती है तभी आती है। अब देखते हैं यहाँ पर इफ़ ही हैड विजिटेड है, जाहिर सी बात है, तो वहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आई होगी तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया होगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया तो इफ़ ही हैड है तो हैव आया होगा, बिल्कुल चीज़ पता चल गई। अब अगर हैव आया है तो हमें देख लेते हैं कौन सा आंसर होगा। हैव या हैज़ जो भी आए वो आपको आया होगा। अब हैव या हैज़ आए ये डिपेंड करेगा उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है कि इफ़ ही हैड विजिटेड हिज फ्रेंड हु वॉज इन दी हॉस्पिटल आई आस्क्ड माई ब्रदर। अब सेंटेंस को देखते हैं। सेकंड नंबर पहला गलत क्यों हो जाएगा कि डिड यू दे रखा है, डिड यू, हाँ डिड यू बिल्कुल बदल सकते हैं, डिड यू भी बन सकता है, क्योंकि आपको पता है ना पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, और दे रखा है पास्ट परफेक्ट सही है, तो डिड यू वाला चेंज हो सकता था, यानी डिड यू वाला ऑप्शन हो सकता था सही। लेकिन आपको पता है ना एक रीज़न कि डू डज के बाद हमेशा वर्ब की V1 फॉर्म आती है। अगर यहाँ पर इन्होंने लिखा होता आई सेड टू माई ब्रदर डिड यू विजिट योर फ्रेंड हु वॉज इन द हॉस्पिटल, तब तो सही हो सकता था सेंटेंस। और दूसरी बात है यहाँ पर वॉज भी नहीं इन्होंने चेंज किया है, तो पहला 2 रीजन से गलत हो गया, एक तो विजिटेड दूसरा वॉज। सेकंड सही क्यों है उसका पीछे रीज़न है, चेक करेंगे बाद में। थर्ड गलत क्यों है वो रीज़न चेक कर लेते हैं। थर्ड में कह रहा है कि आई सेड टू माई ब्रदर डू यू विजिट, इन्होंने प्रेजेंट परफेक्ट की वजह से यहाँ पर होना चाहिए था, और उसको या तो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए था या पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बना दिया प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो चूँकि गलत हो जाएगा। अब फोर्थ ऑप्शन क्यों गलत है? आई सेड टू माई ब्रदर हैज़ यू विजिटेड। अब आपको बताना यू जो हमने बताया ना, यू चाहे सिंगुलर को रिप्रेजेंट करे या प्लूरल को रिप्रेजेंट करे, लेकिन यू जो हमेशा वर्ब लेगा वो हमेशा प्लूरल लेगा, तो यू यानी हैज़ तो कभी यू के साथ आ ही नहीं सकती है, तो ये इसलिए गलत हो गया। और आगे
देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा सेकंड नंबर इज़ गोइंग टू बी योर राइट आंसर। आई सेड टू माई ब्रदर हैव यू विजिटेड योर फ्रेंड हु इज़ इन द हॉस्पिटल, ये आपका सही आंसर होगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। द डिटेक्टिव जम्प्ड, अब देखो क्या हमें एरर यहाँ पर फाइंड करनी है, बिल्कुल एरर फाइंड करनी है। क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर, उस सेगमेंट को आइडेंटिफाई करना जो ग्रामेटिकली एरर कन्वे करता है या कंटेन करता है। द डिटेक्टिव जंप्ड डाउन, अब हमें पता चल गया कि जैसे हमने इतना पार्ट पढ़ा हमें पता चल गया कि सेंटेंस की मेन जो क्लॉज है, मेन वर्ड है, मेन वर्ब है, वो हमारी पास्ट इंडेफिनिट में है, सिंपल पास्ट में है, सेकेंड फॉर्म में है। तो जो बाकी वर्ब होगी वो भी हमारी सेकेंड फॉर्म में नहीं, सेकेंड फॉर्म में होगी अगर कोई मेन वर्ब है तो। द डिटेक्टिव जम्प्ड डाउन फ्रॉम द रूफ, डिटेक्टिव जो था वो रूफ से यानी छत से कूद गया। एंड स्विंग ओपन द डोर, और स्विंग और झड़ाम से डोर को खोला, दरवाजे को खोला। अब देखो क्या कहा, स्विंग ओपन द डोर, स्विंग कौन सी फॉर्म है, स्विंग जाहिर सी बात है V1 फॉर्म है स्विंग। अब इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्विंग संग संग होता है, SWUNG, तो संग संग होता है, स्विंग संग संग। अब देखो आपको ये सारी वर्ब्स याद रखनी पड़ेंगी। याद कैसे करेंगे, इनको लिख लिख के याद करो, पढ़ो, ज़्यादातर पढ़ो, मेहनत करो इस टाइप से। द डिटेक्टिव जम्प्ड डाउन फ्रॉम द रूफ एंड स्वंग, स्वंग SWUNG। हालांकि कुछ लोगों ने यहाँ पर अगर कहें तो वो कहेंगे स्वैंग होना चाहिए, SWANG, हाँ वहाँ भी होता है, लेकिन ये जो आज ऑक्सफोर्ड, अगर मैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी फॉलो करता हूँ तो उसमें जो दे रखा है वो स्वंग ही इसका मीनिंग होता है। यानी कि जो स्विंग की वर्ड मैंने पढ़ी थी वो स्विंग संग संग होते ही, SWUNG। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो थर्ड नंबर में, क्या पता थर्ड पार्ट में आपका एरर होनी चाहिए, और वही एरर है, स्विंग ना होकर यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म संग होनी चाहिए थी। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। करेक्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अगेन सिनोनिम दे रखा है, मतलब सॉरी सिनोनिम फाइंड करना है पजल्ड का। अब आपको पता ना पजल्ड बेहद ही आसान वर्ड है। पजल्ड का मतलब होता है ना कन्फ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, कन्फ्यूज्ड हो गया, परप्लेक्स्ड हो गया, बीविल्डर्ड हो गया। बीविल्डर की स्पेलिंग बी बॉल वाला BEWILDER, बीविल्डर हो जाए, बीम्यूज हो जाए, बैफल हो जाए, कोनंड्रम हो जाए, रिडल हो जाए, फ्लमॉक्स्ड हो जाए, कन्फ्यूज्ड हो जाए, या फिर कन्फाउंडेड हो जाए। फ्लमॉक्स्ड यानी FLUMMOXED, फ्लमॉक्स्ड बोलते हैं। तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम हो गए पजल्ड के। कन्फ्यूज इज गोइंग टू बी राइट ऑप्शन हेयर। कन्फ्यूज इज सिमिलर ऑफ पजल, सिमिलर टू पजल, सॉरी कन्फ्यूज इज सिमिलर टू पजल। कन्फ्यूज का मतलब वही होता है जो पजल का मतलब होता है कॉनंड्रम, परप्लेक्स जिसे बोलते हो, परप्लेक्स। सर्टेन निश्चित होता है, श्योर निश्चित होता है, डाउटलेस जिसके अंदर कोई डाउट ही ना हो वो भी निश्चित ही होता है। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 70। सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। पैसिव फॉर्म में फाइंड करना है और उसे एक्टिव फॉर्म में दे रखा हो। माई सिस्टर हेल्प मी, माई सिस्टर हेल्प्ड मी यानी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस दे रखा है। इसका पैसिव वॉइस जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो वाज वर्ब होगी। अब माई सिस्टर हेल्प्ड मी इन पैकिंग माई स्वीट केस। माई सिस्टर सब्जेक्ट हो गया, हेल्प्ड मेन वर्ब हो गई, हेल्प्ड होम ऑब्जेक्ट हो गया, मी ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर उसका हमें पता है ना, एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है। तो एक्टिव में ऑब्जेक्ट मी है, पैसिव में सब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट आई बन जाएगा। अब चूँकि सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट में है तो आई वॉज हेल्प्ड, हमारे पास ऑप्शन नंबर थर्ड है, आई वॉज हेल्प्ड। क्योंकि फर्स्ट रॉन्ग है इसलिए क्योंकि आई वॉज के बाद हेल्प आ गया, गलत है, जो कि किसी भी हाल में नहीं आ सकता है, और V1 फॉर्म नहीं आ सकती है इसके बाद। आई वॉज हेल्पिंग बाई इन्होंने पास्ट कंटिन्यूस बना दिया है जो कि गलत है सरासर, और पैसिव भी नहीं बना है। आई वॉज बीइंग हेल्प्ड होना चाहिए था पैसिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूस को, तो ऐसा भी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आई वॉज हेल्प्ड बाई माई सिस्टर इन पैकिंग माई स्वीट केस को पैक करने में हेल्प किया गया था, मदद की गई थी, किसके द्वारा, मेरी सिस्टर के द्वारा। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। जल्दी जल्दी कर लेते हैं थोड़ा। वी अराइव्ड एट द स्टेशन, हम स्टेशन पहुँचे थे। व्हेन द ट्रेन केम इन, जैसे ट्रेन आई थी। अब जैसे ट्रेन आए थे जस्ट के व्हेन द, मतलब बिल्कुल आसान है। सून लगता है टाइम क्लॉज के लिए, किसी टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए कि इस एक्शन के बाद ऐसा होगा। देखो ना, सून आई विल गेट दिस जॉब, जल्दी से मतलब कोई एक्शन हुआ है, आपने एग्ज़ाम दिया, कुछ उसका नतीजा आया और मैं जल्दी उसका रिजल्ट मिलेगा, इस टाइप से सून लगाते हैं। काफ़ी डिफरेंस है इन तीनों में। सून, इवन, देन का मतलब तो तब होता है, कंडीशन भी बताता है, ऐसा तब, जब तब, उस टाइप से। तो जस्ट यहाँ पर इज गोइंग टू बी योर राइट आंसर। वी अराइव्ड एट द स्टेशन जस्ट व्हेन द ट्रेन केम इन, जैसी ट्रेन आई थी वैसे हम लोग स्टेशन पहुँचे थे।
मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। ही सैंग, अब से ही सैंग वेल, उसने अच्छा गाया। सैंग कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। वर्ब के सेकंड फॉर्म दैट मीन पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सिंग की सेकंड फॉर्म सिंग सैंग संग होता है। सिंग सैंग संग, SUNG संग, सिंग सैंग संग। सी सैंग वेल, उसने अच्छा गाया, क्या नहीं गाया? तो आपको पता है ना, जो स्टेटमेंट होते हैं, जो क्वेश्चन टैग होते हैं, वो हमारे, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। अभी ये सेम होते कहाँ से, डिराइव कहाँ से किया गया? हिंदी में आपने खाना खाया, नहीं खाया। खाना खाया तो आपने पॉजिटिव बोला, लेकिन नहीं खाया आपने नेगेटिव बोल दिया। तो स्टेटमेंट तो आपने पॉजिटिव बोला, आपने खाना खाया, फिर बोला नहीं खाया, क्या नहीं खाया? तो यही जो आपने क्या नहीं खाया, यही हमारा क्वेश्चन टैग हो गया। यही हिंदी से ड्राइव किया गया सीधे। बेहद आसान होता है, फिर भी लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर ही सैंग वेल, अब उसने अच्छा गाया। इजंट इट, नहीं ऐसा नहीं है। क्या उसने नहीं गाया, ये तो बोलेंगे उसने अच्छा गाया। क्या उसने अच्छा नहीं गाया? अब क्या नहीं गाया तो क्या बोलेंगे? डिडंट ही, क्योंकि पास्ट इन्फिनिट की बात की जा रही है ना, तो पास्ट की यहाँ पर बात की जा रही है, तो डिडंट ही, बिल्कुल डिडंट ही हो जाएगा हमारे पर। और हमारा डिडंट ही नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ही सैंग वेल। सो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी राइट ऑप्शन। बेहद आसान होते हैं ये। हालांकि जो मैं क्लास में लेता हूँ उसको अपना अलग तरीका होता है, और मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाता हूँ। जो मेंस लेवल में आते हैं, मेंस लेवल के ये नहीं आते, ये प्री में इतना ही आता है। मेंस में कुछ और आते हैं, कुछ और तरीके होते हैं उसके। अपनी क्लास में जब मैं पढ़ाता हूँ तो कम से कम एक दिन तो पक्का ये चलता है क्लास में। 1.5 घंटे क्लास में पूरा एक दिन तो चलेगा ही चलेगा, इतना सा पार्ट। बाकी ये जो क्वेश्चन टैग है ये चलता है 2 या 3 दिन, 2-3 दिन तो चलते ही क्लास, यानी कि 3-3.5 घंटे तो चलते ही क्लास में। पूरा एग्जाम्पल से लेकर, कॉन्सेप्ट से लेकर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर हर चीज़ को। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट। इट वाज जस्ट द काइंड ऑफ हाउस हु वी वर लुकिंग फॉर, यानी हमें ग्रामेटिकल एरर देखनी है सेंटेंस में। क्या कोई ग्रामेटिकल एरर है? बिल्कुल है, क्योंकि आपको पता है ना, हु जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो ह्यूमन बीइंग के लिए लगता है, ह्यूमन बीइंग के लिए लगता है। तो यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की तो बात की नहीं की जा रही, क्योंकि हाउस जो है नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो विच होता है, विच या दैट लगाएंगे। तो विच यहाँ पर लगाएंगे, बिल्कुल। इट वॉज जस्ट द काइंड ऑफ हाउस, ये उसी टाइप का घर है, विच वी वर लुकिंग फॉर, जिसकी हमें तलाश है, जिस टाइप की हमें तलाश है। लुकिंग फॉर मीन्स होता है तलाश करना, सर्च। तो जिस टाइप की हमें तलाश है, तो वो ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा? विच हो जाएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, विच रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर ज़रूरत है, विच, WHICH, विच। तो विच वी वर लुकिंग फॉर। ऑप्शन नंबर 4 इज गोइंग टू बी राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू। एंड ऑप्शन नंबर 4 में एरर यही है कि वहाँ पर हु ना होकर विच होगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि गिवन फिलो और 4 सेंटेंस। अच्छा, गिवन बिलो और 4 सेंटेंसेस, मतलब 4 सेंटेंस दे रखे हैं। 3 ऑफ विच आर जम्बल, 3 में से 3 जम्बल की किया गया है। पिक द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर, यानी कि ए को तो फिक्स्ड किया गया होगा, बिल्कुल ए को फिक्स्ड किया गया, क्योंकि ए सब में पहला ऑप्शन है। हाँ, ए फिक्स्ड किया गया है। जॉर्ज रॉबिन्सन की बात की जा रही है। वॉज एम्बिशियस, बहुत ही एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी था, बट नॉट वेरी क्लेवर, लेकिन बहुत ज़्यादा चालाक नहीं था। व्हेन ही वॉज एट स्कूल, जब वो स्कूल में था। एंड ही लेफ्ट व्हेन ही वॉज 16, और उसने छोड़ दिया जब वो 16 साल का था। फिर क्या हुआ? एट फर्स्ट, देखो मैंने क्लोज ये जंबल के बारे में आपको स्टार्टिंग में बताया है वीडियो में, कि उनके कुछ क्लू पॉइंट्स होते हैं। जैसे मुझे आपको, अगर आपको समझना है, देखना है, तो पहले की वीडियो आप लगातार देखते रहिए। एट फर्स्ट, सबसे पहले क्या हुआ? एट फर्स्ट ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू। सबसे पहले तो उसको यही दिमाग में आया कि वो नहीं जानता उसको करना क्या है। बट देन ही स्टार्टेड सेलिंग चीप टॉयज़, लेकिन फिर बाद में उसने क्या बेचना शुरू कर दिया? चीप टॉयज़ को, इन द स्ट्रीट, गलियों में। एंड इट सून बिकेम, और जल्द ही वो क्या हो गया? क्लियर दैट ही वॉज अ क्लेवर बिजनेसमैन। और उस बाद में, तुरंत उसके जस्ट बाद ना बेचना शुरू किया, उसके बाद में सिर्फ चीज़ क्लियर हो गई कि वो बहुत ही चालाक बिजनेसमैन होने वाला है। फिर क्या करते हैं, क्या? फिर सून विदाउट एनी स्ट्रगल, और फिर बाद में देखो, ये देखो सून आ गया। अब कोई एक्शन हुआ, उसके बाद सून आ गया। तो यहाँ पर चीज़ों को समझिए। सून विदाउट एनी स्ट्रगल, और बाद में सून विदाउट एनी स्ट्रगल, बिना किसी स्ट्रगल के, बिना किसी मेहनत के। ही हैड अ शॉप ऑफ हिज ओन, और उसने अपनी खुद की एक दुकान खोल ली, खुद की दुकान खोली। फिर क्या हुआ? इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही ओन्ड 3 बिग शॉप्स, और बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ जब वो उसने 3 बड़ी शॉप्स का ओन कर लिया, यानी मालिकाना हक उसके अंदर हो गया, उसके पास हो गया। इन विच ही एम्प्लॉयड 60 पीपल, और जिनमें उसने 60 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया था। इस चीज़ को लेकर बहुत ही अच्छा पैसेज है। ACBD इज गोइंग टू बी और राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी राइट ऑप्शन। मूविंग ऑन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 75। इडियम की बात की जा रही है। दिस इज़ नॉट अ र्यूमर, ये कोई अफवाह नहीं है। र्यूमर मीन्स होता है अफवाह।
दिस इज़ नॉट अ र्यूमर, ये कोई अफवाह नहीं है। आई हर्ड इट, मैंने इसे सुना स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यानी कि सीधे घोड़े के मुंह से सुना। ऐसा तो नहीं है, सीधे घोड़े के मुंह से मतलब सीधे ओरिजिन पॉइंट से, जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, यानी मैं मेन सोर्स से सुना हूँ। करें फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, इसको क्या बोलेंगे? फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ मतलब होता है फ्रॉम द डायरेक्टली अथॉरिटी कंसर्न, फ्रॉम द डायरेक्टली अथॉरिटी कंसर्न। अथॉरिटी कंसर्न मतलब कि संबंधित अथॉरिटी। अच्छा, यहाँ पर याद आ गया मुझे, मैंने कहा अथॉरिटी कंसर्न, तो अथॉरिटी कंसर्न का मतलब होता है वो अथॉरिटी जो उस चीज़ से संबंधित हो। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कंसर्न अथॉरिटी से संपर्क करिए। कंसर्न अथॉरिटी नहीं होती है, क्योंकि अथॉरिटी अगर कंसर्न हो जाए तो फिर चिंतित वाली बात कही गई। तो चिंतित तो अथॉरिटी होती ही नहीं कभी। अगर अथॉरिटी चिंतित हो जाए तो आम जनता चिंतित नहीं होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अथॉरिटी हमारी चिंतित होती कहाँ है? अथॉरिटी, अब देखिए कंसर्न जो लगेगा अगर अथॉरिटी के पहले लगाएंगे कंसर्न अथॉरिटी, तो इसका मतलब हो जाएगा चिंतित अथॉरिटी। कंसर्न पीपल चिंतित लोग, लेकिन पीपल कंसर्न संबंधित लोग, अथॉरिटी कंसर्न संबंधित अथॉरिटी। तो इस चीज़ को समझिएगा। दूसरा कह रहा है फ्रॉम द ओरिजिनल एंड मोस्ट रिलायबल सोर्स, यानी कि अगर कोई चीज़ आप कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, यानी कि आप ओरिजिनल और रिलायबल सोर्स से प्राप्त कर रहे हैं कोई चीज़, कोई इन्फॉर्मेशन है आप फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ से प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि कोई रिलायबल सोर्स से प्राप्त कर रहे हैं, ये मीनिंग इसका होने वाला है। तो दिस इज़ नॉट अ र्यूमर, ये कोई र्यूमर नहीं है, अफवाह नहीं है। आई हर्ड इट स्ट्रेट, मैंने सीधे से सुना है, कहाँ से? फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, यानी कि मैंने सीधे एक बेहतर जो सोर्स है, जिसका ओरिजिनल सोर्स है और रिलायबल सोर्स है, वहाँ से ये बात मैंने सुनी है, और ये कोई अफवाह नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी राइट ऑप्शन, टू हियर डायरेक्टली फ्रॉम समवन हु नोज, यानी बेहतर सोर्स यही है। टू बिलीव समथिंग ईजिली एंड क्विकली, ऐसा तो कोई आंसर नहीं होगा इसका। टू चैलेंज फैक्ट्स दैट आर प्रिवेंटेड, ऐसा भी कुछ प्रेजेंटेड, सॉरी ऐसा भी कुछ नहीं है। टू सस्पेक्ट फॉल प्ले इन समथिंग, फॉल प्ले मतलब कहते हैं दुर्भावना, इसे बोलते हो, ऐसा भी कुछ मीनिंग नहीं है। ईडियम की अपनी मीनिंग होती है और अपने इसके अर्थ होते हैं, आपको निकालना होगा, आपको आंसर आना चाहिए। मैंने बता चुका हूँ कि ईडियम और फ्रेज में अंतर क्या है पहले की वीडियो में, अब नहीं बताऊँगा। आप वीडियो को देखिए बार बार, उन पुराने वीडियो को भी देखिए, काफ़ी नॉलेज मिलेगी। मैं बार बार कहता हूँ कि आप ये मान के मत देखिए कि ये स्टेनो का पेपर है तो सिर्फ स्टेनो में काम आएगा। इंग्लिश है, कहीं नहीं लिखा होता है, कहीं किसी पेपर में नहीं लिखता है कि लिखा होता है कि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, कहीं नहीं लिखा होता। आपको खुद ही आपको अंदर अपने पता करना होता है, और आपकी अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग आप आंसर भी देते हो कि ये इसका क्वेश्चन है। तो आपको पढ़ना सब एक ही जैसे है, पढ़ो। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन यानी सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात की जा रही है। व्हेन द सन बिगैन टू सेट, जब सूरज अस्त होने को चला। व्हेन द सन बिगैन टू सेट, जब सूरज अस्त होने को चला, यानी सब सूरज अस्त हो रहा था, उस समय क्या हुआ? द बॉयज़ रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली मीन्स अनविलिंगली, अनविलिंगली मतलब कि अनिच्छुक, ना चाहते हुए। द बॉयज़ लड़के रिलक्टेंटली, अब देखो क्या हुआ, सन जो है विगैन है यहाँ पर मैं पढ़ा। व्हेन द सन विगैन टू सेट, विगैन जो है सेकंड फॉर्म है किसकी? विगिन की। विगिन विगैन विगन होता है, तो सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है जो वर्ब आएगी वो सेकंड फॉर्म ही आएगी। द बॉयज़ रिलक्टेंटली, डिसाइडिंग नहीं डिसाइडेड हो जाएगा, टू गो होम, डिसाइडेड टू गो होम। ऑप्शन नंबर सेकंड इज गोइंग टू बी राइट ऑप्शन। व्हेन द सन विगैन टू सेट, जब सूरज अस्त होने को चला था। द बॉयज़ रिलक्टेंटली, जो बच्चे थे, जो लड़के थे, वो मतलब ना चाहते हुए, अनिच्छुक थे, किस चीज़ को लेकर अनिच्छुक थे? घर जाने को लेकर। द बॉयज़ रिलक्टेंटली डिसाइडेड टू गो होम, रिलक्टेंटली। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। क्यों गलत है देख लीजिए। डिसाइड टू गोइंग नहीं होगा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि डिसाइड टू के बाद वो वी1 फॉर्म आती है, इन्फिनिटिव बनती है। डिसाइडिंग टू गो होम तो ऐसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि डिसाइडिंग आपकी और आईएनजी फॉर्म तब आएगी जब कोई उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, ऐसा तो है ही नहीं कोई। तो और डिसाइडिंग यहाँ पर कोई नॉन फाइनाइट भी नहीं बन रही कि पार्टिसिपल बने, ऐसा तो कोई मीनिंग भी नहीं दे रहा है। नो सब्स्टिट्यूशन गलत है, क्योंकि जो लिखा है वो ऑलरेडी गलत है, तो इसलिए यहाँ पर कोई आंसर ज़्यादा दिमाग लगाने वाले नहीं थे। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अगेन हमारा, द मदर सेड टू हर सन, मम्मी ने अपने बच्चे से कहा, क्या कहा? वाई आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क, तो अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसका जो हमारा नरेशन बनेगा वो किस में बन जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस वाज नॉट डूइंग हो जाएगा। अब वॉच नॉट डूइंग किस में हो जाएगा? अब वाई आर यू नॉट डूइंग ये हमारा इंट्रोगेटिव है, तो हमें जो नरेशन बनाना है वो असर्टिव में बनाना है, हमें पता है ना सारे रूल्स।
तो द मदर आस्क्ड हर सन व्हाई ही वाज नॉट डूइंग हिज होमवर्क। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी राइट आंसर। सेकंड थर्ड फोर्थ गलत क्यों है देख लेते हैं। द मदर आस्क्ड हर सन वाई वाज, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने इंट्रोगेटिव चेंज नहीं किया, इन्होंने इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव ही रहा, जबकि हमें इंट्रोगेटिव को असर्टिव बनाना होता है। ऐसा इन्होंने इसलिए गलत कर दिया, ये गलत हो गया। थर्ड नंबर मदर्स आस्क्ड हर सन व्हाई ही इज़, अब देखो इन्होंने प्रेजेंट डिफरेंट बना दिया, ही इज़ नॉट डूइंग हिज होमवर्क, ऐसा भी बिल्कुल गलत है, कहीं लॉजिकल नहीं। द मदर आस्क्ड फॉर आस्क्ड हर सन व्हाई ही डिड नॉट डू, और ये पास्ट इंडेफिनिट बना दिया जो कि गलत है। तो सारे ऑप्शन गलत हैं एक्सेप्ट वन। ऑप्शन नंबर वन इज गोइंग टू बी राइट आंसर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। अगेन नो सब्सटीट्यूशन यानी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सेंटेंस है। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी टू बी सो लेट। अब देखो एक्सक्यूज़ आप किसी चीज़ को तब देते हो, कब देते हो, जब कोई एक्शन होने का हो गया होता है। तो क्या होगा, फॉर बीइंग सो लेट, इतना ज़्यादा लेट होने की वजह से। तो वो ऑप्शन नंबर थर्ड इज गोइंग टू बी राइट आंसर। कोई और आंसर सारे गलत हैं। फॉर बीइंग सो लेट, बाय बीइंग सो लेट, टू बी इन सो लेट तो कोई मतलब ही नहीं है। टू बी इन सो लेट तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है इसमें, क्योंकि ऐसा तो वो कोई फ्रेज या ऐसा कॉम्बिनेशन होता ही नहीं कोई। फॉर बीइंग सो लेट आसान है, आपने पढ़ा भी होगा, इस पर कोई ज़्यादा चर्चा करने वाली बात नहीं है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड अगेन, यानी कि सेंटेंस के सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सेंटेंस है। द साइलेंस ऑफ द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का जो साइलेंस था, जो चुप थी यानी कि शांत थी, शांति थी, वॉज ब्रोकन, टूट गई थी। कब टूट गई थी, ओनली बाय एन ओकेजनल ओकेजनल कफ, एक महत्व ना जो हम ओकेजनल मतलब क्या बोलते हैं कफ, खांसी, जो कभी कभी खांसी आ गई उसे, यानी कि अचानक से खांसी आ गई, उसकी वजह से जो हम लाइब्रेरी का जो साइलेंस था वो टूट गया, ब्रोकन, टूट गया, वॉज ब्रोकन है ना, टूट गया। तो क्या हो जाएगा इसमें, तो बिल्कुल कोई एरर नहीं है। ओनली बाय, महज, एन ओकेजनल कफ, एवर बाय तो नहीं होगा, एंड बाय, नॉट बाय नहीं होगा, सारे ऑप्शन गलत हैं। नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड हेयर। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। Moving on next question number 80. Select the correct active form of the given sentence. The pages of this book were torn by my baby sister. ये सेंटेंस है और ये पैसिव में है, इसको ऑलरेडी एक्टिव में बनाना है आपको। तो क्या हो जाएगा, द पेजेस ऑफ दिस बुक वर टॉर्न बाय माई सिस्टर। बाय प्रपोजिशन है और इसके बाद एजेंट आया है बाय माई बेबी सिस्टर। तो माई बेबी सिस्टर उठा लो, माई बेबी सिस्टर। अब देखो हमें पता है ना ये कौन सा है, पास्ट इन्फिनिट का पैसिव वॉइस दे रखा है, तो पास्ट इन्फिनिट के में एक्टिव बनाना है। और पास्ट इन्फिनिट की हेल्पिंग जो वर्ब होती है वो सेकंड फॉर्म होती है। तो टीयर की सेकंड फॉर्म टोर, टीयर टोर टॉर्न, टीयर टोर टॉर्न होता है। तो माई बेबी सिस्टर टोर द पेजेस ऑफ दिस बुक। वेरी इजी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज गोइंग टू बी राइट आंसर। सेकंड थर्ड फोर्थ गलत क्यों है, बिल्कुल आसान है, मुझे चर्चा करने की बात नहीं, आगे बढ़ते हैं 81 में। 81 में अगेन सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड की बात करें। हाउ आर यू गोइंग ऑन विथ योर वर्क, हाउ आर यू गोइंग ऑन विथ वर्क और नहीं होता है, हाउ आर यू गेटिंग ऑन विथ योर वर्क, अपने काम से कितना लगाव रख रहे हो, इस टाइप से बात कर रहा है। गोइंग ऑन मतलब होता है किसी चीज़ का चलना, दिमाग में चलना, गोइंग ऑन। तो यहाँ पर कह रहा है कि आप अपने दिमाग को कितना सीरियसली ले रहे हो, कितना दिमाग मतलब कितने अपने दिमाग को नहीं अपने काम को। हाउ आर यू गेटिंग विथ योर वर्क, कितना मतलब दिमाग, गेटिंग क्या बोलेंगे उसे, कितना सफल तरीके से किसी अपने काम को आगे बढ़ा रहे हो, कैसे बढ़ा रहे हो, ये एक मीनिंग कह रहा है। तो गेट ऑन का मतलब होता है ना किसी चीज़ को प्रोसीड करना विथ सक्सेसफुल, यानी बहुत ही सफल तरीके से और बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से, उसे बोलते हैं गेट ऑन। गेट ऑफ का मतलब क्या होता है, गेट ऑफ का मतलब होता है ना प्लेस छोड़ देना, कहीं से उतरना, उसे भी बोलते हैं गेट ऑफ करना। लीव अ प्लेस, और प्लेस को छोड़ना, किसी स्थान को छोड़ना किस पर्पज़ से, टू स्टार्ट अ जर्नी, मतलब जब कोई यात्रा स्टार्ट करते हैं उस पर्पज़ से, तो उसे गेट ऑफ भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेटिंग ऑन हो जाएगा। हाउ आर यू गोइंग ऑन, गोइंग ऑन जानते हो ना क्या होता है, मतलब क्या चीज़ चल रही है दिमाग में, उस टाइप से बोलते हैं। कोई चीज़ दिमाग में बोलते हैं, दिमाग की उपज है, गोइंग ऑन, दिमाग में क्या चल रहा है उसे बोलते हैं व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हिज माइंड, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन हिज माइंड, इस टाइप से। तो हाउ आर यू गेटिंग ऑन विथ योर वर्क। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। गेट ऑन क्यों नहीं लगाएंगे, हाँ गेट ऑन की इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर आर ऑलरेडी दे रखा है और आपके बाद यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का बात की जा रही है। तो आर यहाँ पर बात कर रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तो यहाँ पर गेट ऑन इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि आर हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो थर्ड फॉर्म आती है। आईएनजी फॉर्म यहाँ पर क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस दे रखा है। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। प्लीज़ गिव मी वन अदर सैंडविच। वन अदर सैंडविच हम तब बोल सकते थे जब हमें सैंडविच जो वाला इन्होंने दिया है वो ना देकर कोई दूसरा देते, तब हम बोल सकते थे कि एक दूसरा दो, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर हमें क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें एक और दो, एक और के लिए हमें एन अदर चाहिए, एन अदर इसलिए। अब एन के साथ वन नहीं आता है क्योंकि एन के साथ
सॉरी एन अदर के साथ वन नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी एन दे रखा है। एन और वन जो है, क्योंकि हमें पता है ना जो वन जो है वो वीकर फॉर्म होती है किसकी, एन की। प्लीज़ गिव मी वन अदर सैंडविच की जगह पर यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लीज़ गिव मी अनदर सैंडविच। सम मोर सैंडविच कर सकते थे जब सैंडविच ना हो सके, यहाँ पर मोर सैंडविच भी नहीं होगा। अनदर यानी एक और में दो। प्लीज़ गिव मी अनदर, वन अदर, सारे ऑप्शन हो सकते थे लेकिन कॉन्टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको आंसर चलना पड़ेगा। तो थर्ड इज गोइंग टू बी राइट ऑप्शन। 83rd, मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 83rd। कह रहा है कि दिस मैन टेकिंग अ ब्राइब इज़ ओनली द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। अच्छा, ये यहाँ पर हमें ईडियम की बात की जा रही है। तो ईडियम जो होते हैं वो हमें पता है ना क्या होगा ना, दिस मैन से टेकिंग अ ब्राइब, इस मैन की यानी इस आदमी की जो ब्राइब लेना हो क्या है, इज़ ओनली एक महज क्या है, द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। टिप ऑफ एन आइसबर्ग मतलब क्या होता है, यानी बहुत बड़े समुद्र में एक छोटी सी बूंद है, बहुत बड़े समुद्र में एक छोटी सी बूंद है, उसे बोलते हैं टिप ऑफ एन आइसबर्ग। इस टाइप से ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ मच लार्जर प्रॉब्लम, इस टाइप से बोलेंगे। बहुत बड़ी समस्या का एक छोटा सा हिस्सा, यानी बहुत बड़ी विशाल काय चीज़ का एक छोटा सा हिस्सा, उसे बोलेंगे टिप ऑफ एन आइसबर्ग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समथिंग विच इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग मच बिगर। बिल्कुल, समथिंग मच बिगर, बहुत बड़ी, कोई बहुत बड़ी चीज़ हो उसका एक छोटा सा हिस्सा, उसे क्या बोलेंगे, द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। बेसिकली नेगेटिव वर्ड के लिए यूज किया जाता है द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। तो ये इडियम है, आसान है, मीनिंग आपको याद रखना पड़ेगा। इसको बार बार रिवाइज करें, वीडियो को देखते रहें, 1-2 बार 3 बार जितना भी हो सके। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। डन वॉज जस्ट डैश व्हेन वी स्पॉटेड द शिप। अब देखो, डन वॉज जस्ट ब्रेकिंग होगा या कमिंग होगा या अराइविंग होगा, क्लोजिंग होगा। तो आपको पता ना, एक इडियम आपने पढ़ा होगा, एट द ब्रेक ऑफ डाउन। एट द ब्रेक ऑफ डाउन, डाउन का मतलब क्या होता है, DAWN, डाउन का मतलब होता है यहाँ पर सूर्योदय का समय। सूर्योदय यानी कि सबसे पहले जब सूर्य उदय होने वाला था उससे पहले का समय, सूरज निकलता नहीं उससे पहले का समय जो होता है उजाला वाला, उसे बोलते हैं डाउन। तो क्या हो जाएगा, डाउन वॉज जस्ट ब्रेकिंग एट द ब्रेक ऑफ डाउन। ये तो बहुत ही इडियम आपको चिर परिचित होनी चाहिए। एट द ब्रेक ऑफ डाउन मतलब क्या होता है, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, व्हेन द सन राइजेज, तो उसे बोलते हैं। तो बहुत ही आसान है, ब्रेकिंग ही लगेगा क्योंकि यहाँ पर एट द ब्रेक ऑफ डाउन भी एक इडियम भी होती है और ब्रेकिंग भी होती है। यहाँ पर डाउन वॉज जस्ट ब्रेकिंग मतलब होने वाला था, व्हेन वी स्पॉटेड द शिप। तो एट द क्रैक ऑफ डाउन, समझते हो ना चीज़ों को, इडियम याद रखिएगा, एट द क्रैक ऑफ डाउन। कमिंग नहीं होगा, अराइविंग नहीं होगा, क्लोजिंग होगा। ऐसे मॉर्निंग आती है तो हैपनिंग होगा या अकरिंग होगा। अब मॉर्निंग हैपन होती है, ऐसी बात है, हैपनिंग वर्ब है क्योंकि सुबह होती है, कराई नहीं जाती, लाई नहीं जाती है, कुछ हैपनिंग वर्ब होती है, मैंने पढ़ाया है वर्ब में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 में। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। फिर से हमें देखना है कि कौन सा सेंटेंस का पार्ट जो है ग्रामेटिकल एरर का कन्वे कर रहा है, कंटेंट कर रहा है। देयर आर नॉट इनफ राइस सो आई कैन नॉट मेक पुलाव। अच्छा, बहुत ज़्यादा चावल नहीं है और इसलिए मैं पुलाव नहीं बना सकता हूँ, इसलिए सेंटेंस कह रहा है। देयर आर नॉट इनफ राइस, राइस हमारा अनकाउंटेबल नाउन यहाँ पर है। तो अब अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो यहाँ पर आर ना होकर यहाँ पर इज आएगा। क्यों? क्योंकि इज जो है ये वर्ब एक्चुअल में राइस की है। क्या चीज़ नहीं है? राइस नहीं है। राइस नहीं है, पर्याप्त राइस नहीं है, तो आप पुलाव नहीं बना सकते हो, इस चीज़ को समझिएगा। तो अब जाहिर सी बात है, राइस यहाँ पर अनकाउंटेबल है क्योंकि राइस अनकाउंटेबल है। तो राइस अगर अनकाउंटेबल है तो यहाँ पर आर नहीं हो सकता है, आर नहीं हो सकता है। और यहाँ पर क्या होगा? इज होगा। अच्छा, इज ही क्यों होगा? क्योंकि देयर जो है वो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है और इसके बाद जो वर्ब आती है इसके बाद आने वाले नाउन पर डिपेंड करती है। देयर के बाद वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, इसके बाद आने वाला इस पर नाउन पे डिपेंड करता है। जैसे मैं कहूँ देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। देयर वर 2 किंग्स, 2 राजा थे। देयर वर मेनी किंग्स, बहुत सारे राजा थे। तो देयर तो नहीं चेंज हुआ, देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जो चेंज नहीं होगा और जिसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा और हमेशा इसके बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। अगर नाउन काउंटेबल है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। काउंटेबल अनकाउंटेबल आपको पता होना चाहिए। देयर आर नॉट इनफ राइस ना होकर क्या हो जाएगा? देयर इज़ नॉट इनफ राइस सो आई कैन नॉट मेक पुलाव। वाह, पुलाव इंग्लिश वर्ड है, बिल्कुल पता चल गया आपको, हमको भी पता चल गया, पुलाव इंग्लिश वर्ड है। देयर आर नॉट इनफ राइस ना होकर क्या हो जाएगा? देयर इज़ नॉट इनफ राइस सो आई कैन नॉट मेक पुलाव, इसलिए मैं पुलाव नहीं बना सकता हूँ। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। 86 के बाद जो हमारे पास वो RC है यानी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, जिसको हम अभी कराए नहीं है। ये हम कराएंगे जब सारे पेपर सॉल्व कर लेंगे तब। इनको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, उनको भी कराएंगे, बेहद आसान होता है कैसे एग्ज़ाम में सॉल्व किया जाएगा। तो आज हम लोगों ने क्या किया, स्टैंडो के हम लोगों ने 2 पेपर सॉल्व कर लिए।
2 पेपर बैक टू बैक जो 2020 के थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। एक तीसरा पेपर सॉल्व करेंगे कल से नेक्स्ट वीडियो में। तो आज यहीं तक आपकी क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा मैं वीडियो की क्वालिटी तो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन कंटेंट की क्वालिटी मैं बिल्कुल दे रहा हूँ। आपको बेहतर से बेहतर सोल्यूशन दे रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपको और भी वर्ड्स बताने के लिए। अभी मैंने आज ही एक वीडियो में बनाया गया है कि कन्फ्यूजिंग वर्ड, जैसे आपने अभी आपको बताया है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया था, पूछा था कि सर सिंपैथी और एम्पैथी में अंतर डिफरेंस क्या है। तो मैंने उसे थोड़ा अपनी तरफ से कुछ समझाने की कोशिश की है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं और ये डेली लाइफ के हैं और पूछे जाते हैं मेंस एग्ज़ाम में, प्री एग्ज़ाम में भी कहीं भी पूछे जा सकते हैं। और कैसे इनका यूज किया जाएगा और कैसे इनको समझाया गया वो आप वीडियो को देखिएगा। मैंने वीडियो बना दिया है। तो आज के लिए यहीं पर अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।